मैंने अपने पुराने फ़ैन फ़िक्शंस को फिर से रिपोस्ट करना शुरू किया है क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे फ़ैन फ़िक्शन हो चुके हैं। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या देखना नहीं चाहिए, मुझे क्या ढूँढना क्या है। मैं अपने खुद के बहुत सारे वीडियोस मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि कितने नीचे चले गए हैं और इतनी मुश्किल से आप लोग नीचे तो नहीं जाएंगे। इसलिए मैं जो मुझे जो मन में जो फ़ैन फ़िक्शन पहले मेरे नज़र में आ रहा है, हर रोज़ एक 1 शॉट बना के 2 शॉट बना के वो पोस्ट कर दे रही हूँ क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए ही मैं ये कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ही मेरे फ़ैन फ़िक्शन नीचे के दिख नहीं रहे होंगे, तो इसीलिए तो नया हो तो सब्सक्राइब करना और फ़ैन फ़िक्शन को एंजॉय करो। मेरा सबसे बड़ा खतरनाक ट्रैप जिसे तुमने मुझे फंसाया है ना, इतना आसान है क्या? बताओ, क्या सारी चीजें इतनी आसानी से हर ट्रैप बोल के तुम मुझे ऐसे ही जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम तो कभी नहीं कर सकते। वीर, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ मेरी हो, लाइन वांजी की हो, और तुम बोलोगे मुझे क्या ये हमें ट्रैप था, मैंने तुम्हें ये सारी चीजें नहीं की, नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बुलशिट है सब कुछ। ये वीर बता दूंगा तुम दुनिया को, लाइन जी के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें लाइन जी के पास आना पड़ेगा और ये लाइन जी इतने सारे से हमें ट्रैप में फंस जाए, ये इतना आसान नहीं है। मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड हूँ, माफिया किंग लाइन जी, और कोई भी आके मुझे ये बोलेगा कि हनी ट्रैप में तुम फंस चुके हो और मैं मान लूंगा। रियली इतना आसान है क्या मुझे हनी ट्रैप में फंसाना? मैं उसे आने देता हूँ जिसे मैं लाना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, और रोशन तुम मेरी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखते हो। तुम ऐसे ही बोलोगे कि हनी ट्रैप था, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम अपने लिए काम को, तुम कंट्री के लिए काम कर रहे थे, ब्ला ब्ला। सो व्हाट, मैं तो तुम्हें पाने के लिए काम कर रहा था ना, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तो अभी भी वांजी की तरह देखते हैं, वो जो उसको बांध के रखा हुआ था, अब वो कुछ भी नहीं कह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये इस वांजी से वो डील कैसे करे। उसने बहुतों के लिए हमें ट्रैप फंसाया था और हर कोई सिर्फ उसके रूप और रंग से मोहित होकर हमें ट्रैप में फंस जाता था और हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी चाहता था। मैंने कभी भी अपना बॉडी किसी को नहीं दिया था, लेकिन इसको देना पड़ा था, इसलिए मुझे को देना पड़ा था। इसका ट्रस्ट जीतने के लिए इतना सारी चीजें होने के बाद भी वो सारी चीजों को लेट गो नहीं कर पाया। वो क्या करे, क्या नहीं करे, वो समझ नहीं पा रहा है। विंग को ये सारी चीजें समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि वो जानता है हमें ट्रैप में फंसने वाले लोग इतनी फंसाने के लिए वैसे बहुत हाई प्रोफाइल वाले लोग ही लगते हैं। हम आम नागरिकों को हमें ट्रैप में क्यों फंसाएंगे? पावरफुल जो कंट्री के लिए खतरा है या फिर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, उन्हें हमें ट्रैप में फंसाया जाता है। वो जो कैलकुलेशन कर रहा था, उसे यहाँ से बाहर निकलना है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी इस दौर से कभी बाहर कैसे जाए। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए। उसे उसका शरीर ऐसे दुख हो रहा है, वो नहीं जानता कि वो कैसे इन सारी चीजों को लेट कर पाएगा। वो जानता है उसकी लाइफ का जो मोटिव जो भी बोलो, वो अपनी कंट्री को सर्व करना है, लेकिन अभी इस साइकिल से वो कैसे बाहर निकलेगा?
हमें ट्रैप में फंसने की बजाय वो खुद एक साइको के ट्रैप में फंस गया है। लिन वेंजी के साइको ट्रैप में वो फंस गया है। तो वहाँ पे भी जस्ट अपने आप को बंद हुआ देख रहा था। और चाहे तो अभी ही सारी चीजों को वो मतलब खुद को अलग कर सकता है, वो सारी चीजें से छूट सकता है, लेकिन वो भी कुछ भी इम्प्रॉपर क्या बोलते हैं जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि जल्दबाजी में अगर उसने कुछ भी किया, anything happened going to wrong about something, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएंगी, जो वो प्रेफर नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसे ये सारी चीजों को बहुत जल्दी समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। वो अपने सीनियर्स को जवाब क्या देगा कि इसके जो उसका ट्रैक था वो गलत इंसान के ऊपर हो गया। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अभी क्या बोले, क्या कहे, उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन उसे इतना जरूर मालूम है कि वो जानता है कि ये सारी चीजें बोलने की और करने की अलग अलग चीजें हैं। अगर अभी वो अपनी एग्रेसिव साइड लंजी को दिखा देगा तो उसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जितने लंजी को अपने 8-7 महीनों में जान चुका है कि वो अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। 2 सालों से वो लंजी के पीछे घूम रहा है, सारी चीजों को ट्रैप में फंसाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है। तो उसे लंजी के टेम्पर के बारे में, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे एक काम करता है, बोलता है लंजी तुम अगर ये सारी चीजें ना करो तो ज्यादा अच्छा है, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप माफिया किंग है और मैं एक नॉर्मल इंसान। तो वहाँ पे लंजी एक स्मोक करता है, बोलता है कंट्री के लिए मुझ पे स्पाई करने के लिए आए थे ना तुम। तो वहाँ पे भी बोलता है ये आपकी बोल है, आप सारी चीजों को मुझ पे थोप रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे बोलता है ऐसा, तो लंजी बोलता है और नहीं कुछ भी नहीं है। तो वो क्या बोलता है चाइना के सीक्रेट एजेंसी की गणना करते, तो वहाँ पे यही बोलता है वो क्या है, चाइना की कोई सीक्रेट एजेंसी नहीं है। तो बोलते हैं जो हाँ को उसको इंग्लिश में कुछ और बोलता है, मुझे उसका मतलब याद नहीं है, सिर्फ इतना ही याद है। तो उसकी सीक्रेट एजेंसी में भी काम कर रही है, तो मुझे नहीं पता होगा। मैं वर्ल्ड के माफियाज को मीट करता हूँ, मैं माफिया किंग लंजी, और हमें ट्रैप माफिया किंग के लिए हमें ट्रैप में फंसना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें अपने पास रखा हूँ, इसीलिए तुम हो मेरे पास। कोई भी मुझे आके हमें ट्रैप में फंसा देगा, किसी की इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है नहीं, और ना किसी की होगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, और ये सारी चीजें बोलने की और नहीं है। तो वहाँ पे मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या समझे क्या बोले। तो वहाँ पे मतलब अपने शब्दों को बहुत ही अच्छे से चुन रहा था, क्योंकि अगर वो अभी ये सारी चीजें करेगा तो वहाँ पे जस्ट अपने आंखों से देख के बोलता है आप मुझे मारना चाहते हो। तो वहाँ पे मुझे बोलता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, और वो हमें ट्रैप में फंसाने की नाकाम कोशिश फेल हो गई। तो वहाँ पे मैंने बोलता है आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बोलना क्या चाहते हो। तो वहाँ पे लंजी बोलता है क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या नहीं बोलना चाहता, क्या सुनना चाहता हूँ, क्या नहीं सुनना चाहता, उसे अनुभव करो, उसे थोड़ा और रिलीज करो। तो वहाँ पे जस्ट लंजी
की तरह देखता है और राम जी उसे अनबगल करके अपने कमरे पर फेंक देता है और विन बोलता था, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। विन जानता है कि अगर अभी उसने कोई भी मतलब मुश्किल हरकत की तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, जो उसकी मिशन के लिए बहुत खतरा हो सकता है, जो विन अभी भी वो नहीं चाहता। वो एक सीक्रेट एजेंट है, अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर सकता है और वो करेगा भी, कोई भी उसे नहीं रोक सकता अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वो एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, हर चीज का सही वक्त होता है, हर चीज का सही समय होता है, क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकता, जान के भी अनजान नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्यों अप्रोच किया था। विन के घर पे स्लाइड करते रहते बोल रहा था, वान जी विन के लप पे किस करता है और बोलता है, लुक मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार जासूस हो, मैं तुम्हें कभी भी उसके लिए रिपोर्ट करूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। पहले नजर का तुमने देख के प्यार हो गया था मुझे, आज तक मुझे किसी ने कहा कि ऐसी फीलिंग्स नहीं आई, ना मैंने कभी भी ये फील किया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिल, मेरा फेफड़ा, सारी चीजें बाहर आ गई है। मैं तुम्हें देख के अपने आप पे काबू नहीं रख पाता हूँ, अपने आप को काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो वीना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे बोलता है, देखिए मुझे छोड़ देना, ऐसा बोल के वान जी के हाथों को छुड़ा रहा था, लेकिन वान जी विन की शरीर को स्क्वीज कर रहा था, लिटरली इतना ज्यादा स्क्वीज कर रहा था कि वो विन मतलब थोड़ी सी बोलने करने लगा था। तो यहाँ पे विन वान जी की तरह देखी टेढ़ी आंखें दिखता है, उसने खुद को बहुत ही मतलब कमजोर पिटीफुल जैसे वान जी उसके ऊपर तरस खाए। तो सच में वान जी ने उसके ऊपर तरस खाया। तरस खाने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, विन तो विन बोलता है तो वान जी बोलता है, कुछ भी करना, यहाँ से बाहर मत जाना, अगर बाहर गए तो आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गंदा इसका फीडबैक मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जो लोग तुम जिन लोगों को पसंद करते हो उन लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के विन के चिक्स पे लाइटली थप्पड़ मार के वान जी विन के लिप पे किस करके बेड से उठ जाता है और वहाँ पे ऐसे ही सो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले। तो वहाँ पे वो जस्ट एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है, क्या है क्या नहीं है, मैं कैसे संभालूं इस पागल साइको इंसान को। माफिया की जहाँ ट्रैप फंसाना चाहता था, मैं खुद उसके ट्रैप में फंस गया। शिट व्हाई माफिया किंग, तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो या फिर मैं तुम्हारे ट्रैप में। आई डोंट नो। ये मुझसे नहीं बोल रहा था, अपने मन में बोल रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर उसके मुंह से एक भी अक्षर निकल गया तो वो बिल्कुल भी किसी चीज को टर्न नहीं कर सकता। वो जानता है उसे ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो अभी भी गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, जैसे बोल के वो उठ जाता है, अपने आप को फ्रेश करता है। वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया था, तो अपने फ्रेश होने के लिए जाती वहाँ के सर्वेंट्स उस कमरे को अच्छे से क्लीन करते, मतलब बेडशीट को दोबारा से चेंज करके नींद हर एक चीज प्रॉपरली रख देते हैं। उनके लिए हर एक चीज
प्रॉपर रखने के बाद वो एक कैदी देखता है कि सारी चीजें रख रही है, वहाँ पे खाना भी रखा हुआ था। तो वो जानता है कि अभी रो धो के भूखे रह के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसने ये बार बार ट्राई कर लिया है। तो ऑफकोर्स उसे पता है कि मुझे ने बोला है कि इस कमरे से बाहर नहीं जाना, तो मुझे नहीं जाना। वहाँ पे भी थोड़ा सा खाना खाता है और दोबारा से मतलब बेड पर चला जाता है। बेड पर जाने के बाद वो अपने मन में एक प्लान बना रहा था और वो उसी तरह से जी किसी को बहुत दूर रहा था, बोल रहा था। मैंने बोला था ना कि कोई भी आके कुछ भी बोल जाए और कर जाए कि ये नहीं मत कर। मैंने मना किया था, अपने आप को साबित करने का हर एक मौका दिया था कि क्या नहीं करना। हर एक चीज का हर ढीला पीटना जरूरी था क्या? मैंने बोला था कि मुझे ऐसे पुश मत कर, अगर मैं अपने पेशेंस को खो दिया ना तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पे दोनों जैसे सारी चीजें मतलब जी एक इंसान को मार रहा था, तो वहाँ पे मामी जी का हाथ पकड़ के उसका भाई उसको दूर फेंक देता है। अब बोलता है क्या कर रहे हो मामी जी, तुम्हारे दिमाग तो अपने सही ठिकाने पे है ना? तो वहाँ पे भी बोलता है, तो मामी जी बोलता है मैं क्या करूँ? तो बोलता है तुम्हें पता है उसकी सारी सच्चाई, फिर वो समझ क्यों नहीं रहे हो? तो वहाँ पे मामी जी अपने गुस्से भरी आंखों से शिजन को देख के बोलता है मैं उसे कैसे मार दूं भाई, मैं पूरे मतलब 16 सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ, जिसे 16 सालों 17 सालों से ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे अपनी मार कैसे सकता हूँ? हाँ बताओ ना भाई बताओ। तो वहाँ पे शिजन कंफ्यूज मामी जी को देखते हुए बोलता है मतलब, तो बोलता है आई है वो। तो बोलता है मतलब क्या? तो बोलता है हाँ वो मुझे भूल गया है भाई, मैं उसे भूल नहीं सकता। आई कांट लिव हर लाइक दैट, मैं उसे ऐसे लोगों की कठपुतली होके जीते हुए नहीं देख सकता। वो शहर मर चुका है, बाहर की दुनिया में ये फैला दो। तो वहाँ पे जो मैडम शीशे में होता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो मामी जी? उसे पूरी दुनिया के सब मतलब छुपाने के चक्कर में उसे तो वहाँ पे मामी जी बोलता है मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा भाई, मैं जानता हूँ कि उसे मैं याद नहीं हूँ। तो वहाँ पे मामी जी की तरफ शीशे देखे बोलता है वो एक जासूस बन चुका है मामी जी, तुम चाह कर भी वो उससे उस चीज से बाहर नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे मामी जी बोलते हैं मैं चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं जानता हूँ कि मेरे प्यार को मुझे साबित करना पड़ेगा। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, बट मैं क्या करूँ भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है अगर फिर से मैंने उसे खो दिया। जब उसे मुझे उसके बारे में पता चला था ना भाई, मैं दुनिया को सबसे खुशनसीब इंसान बन गया था। मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ उसे उन सारी चीजों से दूर करना है, उसे इस खराबी की दुनिया में नहीं रखना, उसे इस दुनिया के लिए साबित करो भाई। और तो वहाँ पे जीना अपने भाई की तरह देख के होता है, मुझे पता है अपने सब बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन मैं अपने घर के एक कोने पे उसे हमेशा से रखता हूँ, शायद मेरा दिल जिंदा ही है उसके लिए। तो वहाँ पे जीना ऐसा बोलता है तो उसके भाई शिजन बोलता है मुझे पता है कि मेरा भाई ही जिंदा है उसके लिए, तो मैं उससे कभी भी नफरत नहीं करूँगा मुझे, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना होगा। तो वहाँ पे जी बोलता है समय आएगा तो सब पता चल जाएगा उसे, लेकिन उससे पहले मुझे
मुझे उसे हर एक चीज अच्छे से रखनी है, उसे कभी भी कोई भी हाथ ना कर पाए, वो देखना पड़ेगा मुझे भाई। मैं वो सारी चीजें जरूर देखूंगा। तो वहाँ पे गया जिस वाणी जी की तरफ, वाणी जी के बारे में सोच के वहाँ पे बैठा होता है और शीशम बोलता है, तो ज्यादा चिंता मत करो वाणी जी, मैं सारी चीजें देख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे वाणी जी मतलब के बारे में देखने के लिए अपने फोन को सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और बोलते हैं, लव मुझे पता है तुम्हें बहुत घुटन हो रही होगी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मारने के, इस दुनिया के सामने मारने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे वाणी जी आता है, विन को घसीट तो लेके जा रहा था, विन समझ नहीं पा रहा था वाणी जी उससे से पकड़ के क्यों लेके जा रहा है अपने जहाँ पे विन को टॉर्चर करने के लिए। तो वहाँ पे वाणी ने बोल दिया था स्ट्रिक्टली मुझसे वो खुद टॉर्चर करेगा, कोई और नहीं। अंदर से बातचीत में चिल्लाने की आवाज आ रही थी, अंदर कोई भी नहीं जा सकता वाणी जी के परमिशन के बगैर। तो वहाँ पे एक गन शॉट की आवाज आती है और वहाँ पे वाणी जी मतलब क्या कहता है, कुछ लोग अंदर जाते हैं जो शीचन और शुआई थे और अंदर जाके विन की बॉडी को वैसे लेके आ रहे थे। विन की बॉडी को लेके आके वो लोग डिस्पोज करना चाहते थे। वो शीशे ने किसी और को नहीं, खुद इस काम को अपने हाथ में लिया था और बोला था कि ये समझना पड़ेगा सबको कि अगर हमारे ये ट्रैप फंसाने की कोशिश भी करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, और कोई भी हमें ऐसे नहीं रिसीव कर सकता, हमारे खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। No one can dare to do that। तो वहाँ पे की मतलब पास आता है, उसके चेहरे को पकड़ के बोलता है, और वो बहुत बड़ा हम ट्रैप में फंसाने के चक्कर में खुद ही ऊपर वाले को नसीब हो गए। विशाल भाई, इसका हड्डी भी किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे से डिस्पोज करो कि आपको ना पता चले कि ये कहाँ पे है। तो वहाँ पे चल रहे थे, तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही हो जाएगा। तो वहाँ पे वाणी जी वैसे चला जाता है अपने आप को खो ऊपर उसको से पूछने के बाद, और जो जिसकी सांसें ऐसे मतलब इसे दिख रहा था कि जिसकी सांसें नहीं चल रही। तो वहाँ पे शिचन और मतलब शुरू बस थोड़ा सा दूर जाते हैं और कुछ करने लगते हैं। तो कोई उसके नर्व्स को हर चीज चेक करता है और देखता है कि सच में ये मर चुका है। तो वहाँ पे वो इंसान टूट जाता है, बोलता है भी मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा, और किसी को इन्फॉर्म कर देते हैं। और वाणी जी जो स्मैक करते हैं बोलते हैं तो वहाँ पे शिचन विन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। विन को लेके जाने के बाद शिचन वाणी जी के बाहर में विन को फेंक देते हैं, बोलते हैं अपने मम्मी का बाहर खोल उठाओ। तो वहाँ पे वाणी जी बोलते हैं भाई, तो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे से पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है। तो वहाँ पे वाणी जी ना को लेके शावर में उसे शावर करवा के अपनी प्राइवेट एक जगह थी जहाँ पे कोई भी नहीं होता था, जहाँ जिस जगह को वाणी खुद डिजाइन किया था, उसने इस जगह को ऐसे तरीके से डिजाइन किया था कि कोई भी इसके बारे में जान नहीं पाएगा। तो वहाँ पे को लेके वाणी जी एक स्मॉल से घर में जाता है, मतलब 2 महले का घर था जिस घर में हर एक चीज सुख सुविधाएं थी, हर एक चीज था, कुछ भी कमी नहीं थी इस जगह पे। लेकिन विन को पेट पे लिटा के बोलता है मुझे पता है
तुम्हें दुनिया के सामने मारने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था विंग। मैंने बहुत कोशिश की है हर एक चीज को ठीक करने की। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा गलत हो गया था। मुझे ये सारी चीजें गलत नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, मुझे बहुत खुश होगे, लेकिन तुम्हारा आसान तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हर एक खतरनाक पहाड़ी से भी गुजर सकता है और तुम्हें कोई किसी को हट करे कोई, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। और कोई भी आके कुछ भी कर जाएगा तुम्हें, मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं, किसी को ये हक नहीं होगा कि मेरे विंग को मुझसे छीन सके। मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता था, हूँ और रहूंगा। और विंग, मैं तुम्हें ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि तुम जिन लोगों पर यकीन कर रहे थे वो इंसान नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो इस्तेमाल कर रहे थे मेरे खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं विषम से नहीं अपने आई से प्यार करता हूँ। और ये विषम लोगों के लिए मर चुका है और मेरे लिए अभी जिंदा है, मेरी बाहों में है और मैं उसे कभी भी अपनी बाहों से अलग नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तो बेबी जी की तरफ अपनी छोटी छोटी आंखों को खोल के देखता है और विंग वहाँ पे लेटा हुआ था। तो राम जी की तरफ देखे बोलता है, तुम्हें पता है फिर भी, तो बोलता है आई। तो विंग वहाँ पे मेरे पोज हो जाता है और दूसरी तरफ से एक इंसान सारी चीजों को तोड़ रहा था और बोल रहा था, मेरे ग्रुप का एक होनहार लड़का मर चुका है, आप लोगों को क्या करना है अभी आप लोग ये कैसे मुझे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे मुझे। तो बोलते हैं सर इसमें हमारी क्या गलती, वो पकड़ा गया है। तो वो उसकी गलती के लिए पकड़ा नहीं गया, आप लोगों की लापरवाही के कारण पकड़ा गया, आपके डिसिप्लिन के कारण वो पकड़ा गया। तो वहाँ पे उस इंसान को कॉल आते ही वो बोलते वो मर चुका है, उसे मार दिया गया है। तो फिर वो इंसान टूट गया था और बोल रहा था बचपन से मैंने उसे पढ़ा है इस कंट्री में स्टफ करने के लिए, और वो सब करते करते मर गया। और गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी डिसिप्लिन की थी। एक इंसान के ऊपर पॉइंट करके बोलता है उसके ऊपर जेलस होना अच्छी बात नहीं थी। जेलस होने की बात क्या थी, वो केपेबल है, वो सारी चीजें कर सकता है तो कर सकता है, उसे मारने की ऐसी जरूरत नहीं थी। वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से सर्व कर रहा था, लेकिन तुम अपने जेलसी के कारण उसे ऐसे बर्बाद दोगे। तो यहाँ पे एक इंसान बोलता है सर मुझे सच में नहीं पता था, मैं सच में जानता हूँ कि ये सारी चीजें क्या है या नहीं है। तो वहाँ पे वो इंसान उसको थप्पड़ मार के बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या है क्या नहीं है। कि वो मिडिल ईस्ट इंसान उस इंसान को मारता है जिस इंसान की वजह से विभूषण को मरना पड़ा था। विभूषण जो चाहे वो कर सकता है, उसकी लाइफ का बेस्ट वॉरियर था, बेस्ट इंसान था जिससे उसने ट्रेन किया है खुद, और वो कभी भी उस इंसान को अलग नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी आंखों को खोलता है। अपनी आंखों को खोलने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे लगा वो ना बेहोश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे मतलब बहुत मारा है, उसका दर्द, उसे ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। लेकिन विंग ने जब अपनी धीरे धीरे आंखें खोली तो वो देखता है वो एक बहुत ही सॉफ्ट से कुशन के मतलब फर वाले बेड पे बैठा हुआ है, खुद सोया हुआ है, और वो बहुत कुछ सोच रहा है। मतलब वो कुछ सोचना चाहता है, लेकिन बहुत कुछ सोचना चाहता है, लेकिन उसका सर वो दे नहीं पा रहा है कि अचानक से ये हुआ क्या। और दूसरी तरफ से वांग जी जिस विंग को घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? हाँ, इतनी आसानी से तुम्हें मैं मार दूंगा। तो वहाँ पे विंग बोलते
तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? तो वहाँ पे वे वांगजी बोलता है, दुनिया के लिए तुम पहले ही मर चुके हो। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग गुस्से में देख के बोलता है, क्यों? वाई यू हर्टिंग मी लाइक दैट? तो बोलता है, क्यों ना हर्ट करूँ तुम्हें हर्ट करने का पूरा हक है मुझे। तो बोलते, नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे वांगजी विंग को अपनी तरफ खींच के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने से दूर करूँगा? मैंने बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हें पाने के लिए, बहुत पापड़। इतने पापड़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ के लिए नहीं बेले होंगे जिसे तुम्हें अपने पास रखने के लिए जितने पापड़ मैंने बेले हैं। तुमने मेरे लिए एक हनी ट्रैप फंसाया था ना, तुम ये भूल गए थे। लान वांगजी मेरा नाम है, माफिया किंग हूँ मैं, और माफिया किंग के लिए हनी ट्रैप सेट करना इतना आसान नहीं है। मैं इसीलिए इस माफिया किंग के पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई भी आएगा और कुछ भी अनप शनप आके बोल के चला जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट गुस्से में वांगजी की तरफ देखते है और वो कुछ भी नहीं कहता। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वांगजी उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। उसे बहुत वीक लग रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी सारी एनर्जी को ऐसे मतलब सक कर दिया गया है। तो ऑफ कोर्स उसे बहुत ही ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस तो हो ही रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्यों नहीं, हर एक चीज़ की कीमत होती है और लान वांगजी के पास आने की कीमत भी होती है, और ये कीमत तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी मेरे साथ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम कभी भी किसी ओमेगा के लिए ऐसा नहीं करते, तुमने हमेशा से ओमेगास को मार डाला है, तुम मुझे भी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांगजी बोलता है, नहीं मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? एलिंग प्रेक्ट्रियाक, तुम्हारा यही नाम है ना? तो वहाँ पे विंग अपने दांतों को पीस के बोलता है, मुझे जाने दो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ओके गो। तो वहाँ पे विंग उठने की कितनी नाकाम कोशिश करता है, हर बार बेड पे ही गिर जाता है, बेड से वो उतर ही नहीं पाता। तो वहाँ पे विंग जस्ट टेढ़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते और बोलता है, क्या किया? तो बोलता है, वांगजी बोलता है, मुझे जो करना था मैंने वो किया, मुझे तुम्हें अपने साथ बांधना था, मैंने वो किया। तुम मेरे लिए हनी ट्रैप फंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने ही कर दिया। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने डेथ डिक्लेयर कर दिया है मैंने। इवन के तुम्हारे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, और वो तुम्हारा गुरु जिसका नाम है शू सिंह, उसको भी मैंने ये उंगली डाल के दिखा दिया कि तुम मर चुके हो। वो पागलों की तरह चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा तुम एक होके। तो वहाँ पे विंग ना जिस गुस्से में वांगजी की तरफ देख के बोलता है, ये सब करके तुम्हें मिला क्या? तो बोलता है, सुकून, शांति और बहुत सारा कुछ जो मुझे मेरे दिल को अच्छे से महसूस हो रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम जैसे घटिया इंसानों का दिल नहीं होता। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ओह मेघा प्लीज़ ऐसा मत बोलो, दिल में दर्द होता है, बहुत दर्द, जब तुम ऐसा बोलते हो। तो वांगजी अपने दिल को पे हाथ रखता है। तो वहाँ पे मीना बोलता है, तुम जैसे इंसानों का दिल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेना चाहते हो, जान लेना जानते हो। तुम लोग कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करते। तुम लोग कितने ज़्यादा ही ख़राब हो। तुम जैसे इंसानों के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे मार डालो या फिर मुझे जाने दो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, इन दोनों में से तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। और कोई भी आके, कोई भी ऐरा गैरा नृत्य करा के तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा और मैं उसे करने दूंगा। इतना आसान नहीं है।
मैं इतनी आसानी से किसी को भी तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। लैन वांग जी कभी भी अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करता, खास करके जिसे उसे अपने पास रखना होता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने डियर आंखों से वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोलता, ओह प्लीज़ रो मत, दिल में दर्द होता है। तो वहाँ पे विंग बोलते, तुम बहुत क्रूअल हो, तुम जैसा क्रूअल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, देखा है तुमने, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मुझसे क्रूअल इंसान नहीं है, बहुत है। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलते, नहीं तुम लोगों के रूह से खेलते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, हाँ सच है, मैं लोगों से की रूह के साथ खेलता हूँ और मैं खेलता रहूँगा। कोई भी मुझे उससे रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप मी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग। ऐसे डिस्गस्टिंग लोगों को मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में रखना। ऐसा बोल के विंग दोबारा से उठने की कोशिश करता है। तो वांग जी उसे बेड पे सुला देता है और बोलता है, कितनी बार मना किया है, मुझे ऐसे करने में मजबूर मत करो। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंसली तुम्हें लेके डील करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इंटेंशन को, मेरी चीज़ों को फर्दर एंड फर्दर पुश करोगे। डोंट डू दैट। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई सेल्फ। मैं एक बार, दो बार माफ़ कर सकता हूँ, तीसरी बार माफ़ नहीं करता और मैं माफ़ करूँगा भी नहीं। और कोई भी ऐरा गहरा मुझे ऐसे भूलेगा, मैं ऐरा गहरा हूँ, तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। वांग जी विंग के गले को दबाता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ दबा के मार दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है, ना कभी भी नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम मेरे थे, मेरे पास ही हो और मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए। किसी को भी ये मौका ज़रूर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ मैं। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो वांग जी अपने होश में आता है और बोलता है, फिल्मी डायलॉग मारने की कोशिश कर रहा था, फिल्मी होने की। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में तुम लैन वांग जी मुझसे प्यार करते हो? तो विंग के गालों को पकड़ के वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम जैसे इंसान के साथ मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और मैं अपने आप को ये कभी भी अलाउ नहीं करता कि तुम जैसे इंसानों के ऊपर मेरा दिल आए। मेरा दिल इतना भी मतलब मामूली नहीं है कि किसी अरे गहरे पे आ जाएगा। वो कोई स्पेशल ही होगा जो मेरे दिल में राज करेगा। तो वांग जी की तरफ विंग टेढ़ी आंखों से देखे बोलता है, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ों में क्यों बांध के रखा है? तो बोलता है वांग जी बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। मुझे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कितनी बार मना किया था, मुझे ऑफेंड मत करो, मुझे ऑफेंड मत करो, मुझे ऑफेंड मत करो, लेकिन यू नेवर लिसन टू मी। तो क्या हुआ? क्या नहीं, क्या है, क्या नहीं, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस जिंदगी में क्या चाहिए, ये भूलने की भी ज़रूरत होती है। क्या है, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, वो जानने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की बातें सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी क्या नाम शनाब बकवास कर रहा है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है या फिर उसका दिमाग, उसका स्क्रू ढीला हो चुका है शायद, इसीलिए वो ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहा है।
तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है तुम अनाप शनाप बहुत बातें करते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा और अपने आप को बेड पे लीन कर देता है। और दूसरी तरफ से शिन जो पागलों की तरह विंग के अवशेषों को मतलब बॉडी को ढूंढ रहा था और विंग की बॉडी के थोड़े से पार्टिकल्स, थोड़े से जले हुए चीज़ें उसे मिलती है। तो वहाँ पे विंग का सब कुछ मतलब वैनिश हो चुका था। एलियन पैट्रिक का नामो निशान दुनिया से मिट चुका था। शिन गुस्से में चेस के पास जाता है और उसके गला पकड़ लेता है और बोलता है खुद तो कोई काम का नहीं है, मेरे काम के आदमी को खोना पड़ा तेरी वजह से। तो वहाँ पे सब लोग शिन को शीख से अलग करते हैं और बोलते हैं वो आपका बेटा है, आप ऐसे उसकी ट्रीट। तो बोलता है मेरा बेटा कोई काम का नहीं है, मेरे वंश पे कलंक है ये, इसीलिए तो मेरे सबसे अच्छे वॉरियर को मुझे इसकी वजह से खोना पड़ा। ऐसा बोल के शिन की तरफ शिन शाओ आता है और बोलता है शिन शाओ शिन के पास जाके उसे थप्पड़ मार के बोलता है तो मेरे लिए कभी प्राइड नहीं बन पाया और मेरे प्राइड का जो था मेरे लिए प्राइड लाता था, मुझे जिस पे अहंकार था, जिस पे कर्ज था, तेरी वजह से वो भी मर गया। ऐसा बोल के वो दोबारा से थप्पड़ मार के बोलता है इस जगह पे रहने की औकात नहीं है, ताकत नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं रहना चाहिए तुझे, तो कभी भी इसके काबिल नहीं था। तो वहाँ पे विंग ना जब शिन शाओशिन की बात अपने फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो टूट जाता है और बोलता है फादर मैंने जानबूझ के नहीं किया, आप चाहे माने या ना माने। तो बोलता है मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं वो बहुत अच्छे से पता है मुझे, तो एक नंबर का गधा है गधा, जिसकी वजह से मुझे सफ़र होना पड़ा, मेरी टीम को सफ़र होना पड़ा और हमारा जो गोल था वो भी टूट गया और उस लन वांग जी को सारी सच्चाई पता चल गई। उस लन वांग जी अभी अलर्ट हो जाएगा और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करूं मैं ऐसा बोल के वो अपने बालों को नोच रहा था। तो वहाँ पे विंग अपनी मतलब उसका डेली रूटीन चल रहा था, वो खाना खाता, सोता और बाहर की तरफ देखता रहता क्योंकि उससे पता चल गया था कि वो कहाँ पे है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो खुद नहीं जानता कि वो कहाँ पे है। उसकी लोकेशन उसे खुद नहीं पता, तो वो कहाँ से लोकेशन मतलब भेजने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि उसे ये क्या मतलब उसे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है, वो हर एक चीज़ कर सकता है, लेकिन फर्दर वो किसी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे वो कभी नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ कांटेक्ट करेगा भी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऑफ कोर्स विंग कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसने हनी ट्रैप में बहुत सालों तक लोगों को चुपचाप ही रहना पड़ता है, तो विंग हनी ट्रैप के मुताबिक ही चुपचाप रहता है, अच्छे से खाना खाता है, पीता है, टीवी देखता है, उसे जो करने का मन करता है, अगर पेंटिंग करने का मन करता है, पता नहीं क्यों इस लन वांग जी को पता है उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। तो उसने बहुत पहले से देखा है कि लन वांग जी ने उसके लिए पेंटिंग के सारे अच्छे मटेरियल्स ला के रखे हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट पेंटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी आने के बाद विंग को बैक से करके बोलता है हे लिटिल मंचिंग व्हाट आर यू डूइंग। तो वहाँ पे विंग अपने आप को उससे छुड़ा के बोलता है मेरे पास मत आओ। तो बोलता है क्यों नहीं आऊँ, मुझे आना है तुम्हारे पास, तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे छोड़ने का क्या लोगे। तो बोलता है कुछ नहीं, जस्ट नथिंग, थोड़ा सा क्या कहूँ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो मैंने ले ली है, और क्या लेट्स गो मेकअप प्लान करते हैं बेबी। तो वहाँ पे बोलता है यू शेमलेस, छोड़ो मुझे। ऐसा बोल के विंग
विंग ना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वांग जी उसे टाइटली पकड़ता है और बोलता है डोंट डू दैट, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे से हक करके रखा हुआ हूँ तो हक करके रखो। दोबारा से मेरे साथ ऐसी और मतलब ऐसे बातें करोगे और ऐसे ट्रीट करोगे तो तुम्हारे शाओशन अंकल की मौत बहुत ही बुरी तरीके से होगी। पता है ना मैं जो बोलता हूँ वो क्या कर होता है? तो वहाँ पे विंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो वांग जी विंग के चिक्स पे किस करके बोलता है, ओहो शौक लगा, मैं तुम्हारे शाओशिन अंकल के बारे में कैसे जानता हूँ? उनका बेटा का था बेटा, उसने ही बताया। तो वहाँ पे विंग की हाथ मुट्ठी बन जाती है कि शिन हमेशा से ही एक नंबर का गधा रहा है। उसकी वजह से विंग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। लेकिन अभी इस शिन के बच्चे ने इतना बड़ा ब्लंड क्रिएट कर दिया है कि माफिया किंग को उसकी सारी डिटेल्स पता है। शिट वो चाह कर भी हनी ट्रैप नहीं फंसा सकता इसमें। तो वहाँ पे विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा ऊपर करके बोलता है, ना डोंट डू दैट। मुझे पता है कि तुम इसे अपने सर को नीचे रखोगे तो दिल में बहुत दर्द होगा, मुझे मत करो। दर्द होता है दर्द, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देखता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो बोलता है, हमारे यहाँ पे इसे छोड़ने का रिवाज नहीं है, अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं छोड़ सकता। सॉरी, आई एम फीलिंग सो टायर्ड राइट नाउ हनी, लेट्स गो एंड स्लीप। ऐसा बोल के विंग को अपने गोद में लेके वहाँ से चला जाता है। और विंग पूरा हेल्पलेस हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, कैसे सारी चीज़ों को संभाले, उसे कैसे चीज़ों को संभालना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करने से उसे सेटिस्फैक्शन फील होगा? विंग ये सारी चीज़ें ना समझ नहीं पा रहा। वो कैसे ये सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब कैसे करे, वो जानता नहीं है कि उसके क्या गलती हो गई उस शिन से। उस शिन वो एक नंबर का टवर है, उसे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जानबूझ के वो कभी भी लैन वांग जी को सारी चीज़ें नहीं देगा। उसे बहुत अच्छे से पता है, इतना तो यकीन है शिन के ऊपर कि वो बिकेगा नहीं। तो वहाँ पे विंग अपने वांग जी विंग को गोद में लेके वहाँ पे सो जाता है। और हमें दूसरी साइड का दिखाया जाता है लैंड मैंशन में दो फैमिलीज बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में। और वहाँ पे शिजन सब लोगों को बोल रहा था कि आप लोगों को समझना होगा कि अभी ये सारी चीज़ों को हम सामने नहीं ला सकते उसके, वरना बहुत ज़्यादा मतलब मिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी और वो आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। और एक इंसान बोलता है, शिजन तुम क्या चाहते हो कि वो हमसे और भी दूर रहे? तो बोलता है, इतने सालों तक दूर रहा है तो और थोड़े दिन तक दूर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी तुम्हें। इतने सालों तक इंतज़ार किया है, इतने सालों तक मरा हुआ था वो तुम लोगों के लिए, अभी ठीक है, सही सलामत है। अगर उसकी जान की बात है तो थोड़ा सा सहन तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक लेडी बोलती है, हम समझ रहे हैं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो वहाँ पे वो शिजन एक फ़ोटो देते हैं और बोलते हैं वो ये है। तो बोलता है, एक वो लेडी बोलती है, कितना बड़ा हो चुका है ये, हम कितना मिस करते थे इसे, क्या ये हमें भूल चुका है? तो वहाँ पे शिजन बोलता है, शायद हाँ, और मुझे जितना लगता है कि वो भूल चुका है। मैं जानता नहीं हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए आपको क्या कह के दिलासा देना चाहिए, लेकिन आंट आपको ही समझना पड़ेगा कि
अभी ये सही वक्त नहीं है उसे सच्चाई बताने का। तो और एक लड़की जो उससे थोड़ी सी बड़ी थी, शिचन जैसी उम्र, शिचन गर्ल की उम्र की थी, वो बोलती है कि हम उससे मिल नहीं सकते। तो बोलते अभी नहीं मिल सकते, अभी उसे बाहर लाना, उसकी जान को ही खतरा होगा। तो वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, जब भी उसे बाहर लाओ हमारे पास लाना। तो वहाँ पे बोलता है ऑफ कोर्स, ये कोई कहने की बात है, मैं ये ज़रूर करूँगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट काम डाउन। तो वहाँ पे वो लड़का जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके फादर के एक आँख दिखाने से वो चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे फील हो रहा है, उसे क्या फील करना चाहिए, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। वो जानता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव ही यही था, और अभी उसकी गलती के लिए जो बहुत बड़ी गलती हुई थी उसे सुधारने का वक्त है, लेकिन अभी भी उसे पेशेंस रखने होंगे। उसने 17-16 सालों तक इंतज़ार किया है, तो वो अभी भी कर सकता है, अभी भी सारी चीज़ें ठीक कर सकता है वो। तो शिचन उसकी तरफ देखिए, उसका हाथ पकड़ के बोलता है शांत हो जाओ, चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक होंगी और सारी चीज़ें संभालूंगा मैं, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि सारी चीज़ें कैसी हो सकती है, कैसे नहीं। तो वहाँ पे वो इंसान शिचन की तरफ देख के अपना सर नोट करता है, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या फील करना चाहिए, वो क्या फील करे। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका दम घुट रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे जान लेने की कोशिश कर रहा है वो। तो वहाँ पे शिचन बोलता है इतने सालों तक पेशेंस रखा है, थोड़ा और रख लो। वो इंसान सर हाँ में नोट करता है और उसकी भाव में चला जाता है। दूसरी तरफ से वांग जी विंग के साथ 2 दिन अच्छे से रहता है और बोलता है मे बी आई विल कम। ऐसा बोल के विंग की लिप पे बाइट करता है। विंग की लिप से खून निकल रहा था। गुस्से में विंग देखता है, क्योंकि वांग जी ने इस 2 दिनों में विंग को एक भी बार नहीं छोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसने विंग को ठीक से आराम तक नहीं करने दिया। विंग की बॉडी ऐसी पता नहीं क्यों बहुत वीक फील कर रही है अचानक से, और अभी वो अपने मेडिसिन भी नहीं ले पा रहा है, जिससे उसे एनर्जेटिक फील होता था। फिर भी वो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। वो जो मेडिसिन लेता आया है वो मेडिसिन अभी नहीं ले पा रहा है। तो फिर भी इस शेमलेस परवर्ट अल्फा ने उसे छोड़ा नहीं है। विंग गुस्से में सारी चीज़ें मन में बोलता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे मेरे मेडिसिन। तो वहाँ पे वांग जी गुस्से में देख के बोलता है वो मेडिसिन तुम नहीं लोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों नहीं लूँगा, वो मुझे एनर्जेटिक। तो बोलते हैं वो ड्रग्स है गधे। ऐसा मुँह से विंग के वांग जी के निकल जाता है। वांग जी जस्ट बड़ी बड़ी आंखें करके बोलते है ये उसके मुँह से क्या निकल गया। तो वो भाग के वहाँ से चला जाता है। वो दोबारा से मुड़ के नहीं देखता विंग की तरफ, और विंग जस्ट डम्बफॉर्डेडली वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी ने क्या कहा, वो ड्रग्स थे कैसे, मतलब वो हाउ कुड दिस पॉसिबल। नहीं, विंग ना जस्ट वो अभी भी वीक फील कर रहा था। उसको अपने पैरों पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वो फिर से ना बेड पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वांग जी ने कहा क्या। वांग जी का सारी बातें उसके सर के मतलब घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी सच में क्या कहने, मतलब क्या कहा उसने। उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वांग जी झूठ बोल रहा है, वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, वो वांग जी झूठ बोल रहा होगा। तो विंग ऐसा सोचते हुए अपने हेड को शेक करता है और बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग को वांग के मुंह से निकल आया था, और विंग जो जस्ट वो ब्लैंकली मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता।
तो वहाँ पे विंग खुद को और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहा था, उसकी बॉडी कमज़ोर महसूस हो रही थी, खुद को मतलब समझ ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा मतलब लग रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। जस्ट वो फिर वांगजी भाग के आते ही अपने सर को पकड़ लेते और बोलते शिट 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 शिट, नहीं मैं उसे ऐसे नहीं बता सकता। फिर वो उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत भर जाएगी, जो मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी कोई कुछ भी कहे। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, अपने आप को लो महसूस कर रहा होगा, लेकिन मैं कभी भी उसे इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा। उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसके बॉडी को सारी चीज़ों को हील होने के लिए। दूसरी तरफ से विंग जस्ट वो ब्लैंक नहीं बैठा हुआ था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे क्या कहना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए? क्या विंग वांगजी की बातें विंग को माननी चाहिए? विंग आंखें बंद कर दे। जब वो 9 साल का था, वो बहुत एक 9 साल का विभूषण खड़ा हुआ था, इलियम पैट्रियार्क, जिसे मास्टर शू ट्रेन कर रहे थे। उसके ऊपर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने आप को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तुम ऐसे ही सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते, तुम जो भी चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, तुम अपने कंट्री को सर्व करोगे, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। मास्टर शू का अडॉप्टिव सन क्या है क्या नहीं है, और मास्टर शू किस मुकाम पे है, तुम्हें उस मुकाम से भी ऊपर जाना है, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। और वो छोटा सा विंग जिसके हाथों पे छाले पड़े हुए थे, वो एक ओमेगा है, जिसे बहुत ही फ्रिजाइल तरीके से उसकी बॉडी बनाई गई है। उसकी बॉडी बहुत नरम भी है और बहुत सख्त भी। और विंग जो वहाँ पे मठ में अपने आप को ट्रेनिंग कर रहा था, वो जानता है वो ये सारी चीज़ों को कुछ भी कह दे कर ले, वो कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। विभूषण जानता है कि अगर उसने ये सारी चीज़ें नहीं की तो उसे फिर से अबैंडन कर दिया जाएगा। उसके पेरेंट्स ने जैसे उसे अबैंडन किया है, अगर मास्टर शू ने तो अगर उसे अबैंडन कर दिया, वो बिल्कुल झेल नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, और ना वो झेलना चाहता है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो जानता है कि अभी उसे सिर्फ मास्टर शू को प्लीज़ करना है, उसे बताना है कि हाँ वो उसको अडॉप्ट करके कोई गलती नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें विंग जानता है। विंग अपने आप को उसके बेटे के लायक बेटे होने के लायक बनाना चाहता है। वो जानता है कि अगर उसने ये सारी चीज़ें नहीं की तो अभी मास्टर शू अगर उसे अबैंडन कर देंगे तो कोई भी उसे नहीं अपनाएगा, और वो नहीं चाहता अकेला रहना। उसे अकेले रहने में बहुत डर लगता है, वो डर रहा है और उसे डर लग रहा है। उसे डर लग रहा है कि उस 9-10 साल के बच्चे को एक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया है, जिसे अंधेरे से फोबिया है। लेकिन उस बच्चे के दिल में बहुत डर है, लेकिन फिर भी वो चिल्ला नहीं रहा है, अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहा है, गहरी सांसें ले रहा है। वो पसीने से तितर-बितर हो चुका है, फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, उसे सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं रखना। वो जानता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव क्या है, उसे कंट्री को सर्व करना है। कंट्री के अंदर जो दुश्मन है उन्हें ख़त्म करना है। वो अपने आप को अपनी कंट्री को समर्पित करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो ये नहीं करेगा तो लोग उसे बहुत नीचा दिखाएंगे, जो वो नहीं चाहता। तो वहाँ पे भी
10 साल का विंग अंधेरे में अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करने में लगा हुआ है। वो टॉर्चर कर रहा है, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। अचानक से दरवाज़ा खुलता है, मास्टर शू वहाँ से अंदर आते हैं, उसका खाना देते हैं और बोलते हैं खाना खा लो। और विंग जो अपने आप को बिठाता है, मतलब ठीक करके बैठता है और खाना खाने लगता है। मास्टर शू बोलते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं जानता हूँ। तो बोलता है हाँ तुम्हारे पास है, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपने मुझे पाला है, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया तब आपने मुझे उठाया था, आपने मुझे अपनी लाइफ का गोल बताया है और मैं जानता हूँ ये हर ट्रेनिंग मेरे लिए हो रही है, मैं अपनी कंट्री को सर्व कर पाऊंगा, ये मुझे बहुत खुशी देता है सर। तो बोलता है मास्टर मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे। तो मास्टर शू बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ तुमसे, मुझे पता है तुमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, तुम अपने 100% दोगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तुम दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल जिंदगी नहीं बिता सकते। तो वहाँ पे विंग अपने सर हाथ में नोट करते हैं और मास्टर शू विंग को कुछ खाने के देते हैं और विंग बिना पूछे वो खा लेता है। वो खाने से के बाद ना विंग को बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग महसूस होता था। ऐसा लगता था कि विंग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब पावरफुल महसूस कर रहा है, उसकी ताकत बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ से मास्टर शू का अल्फा बेटा एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाता, बच्चों के साथ खेलता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 14-15 साल का है, उसकी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल कट रही है और 10 साल की विंग की जिंदगी एक हार्ड ट्रेनिंग से गुजर रही है। लोग देखेंगे तो लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है। एक वुमेन को अपने पैरों पे खड़ा करना, उससे मतलब एक वॉरियर बनाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हर एक बच्चे को पैम्पर होने का हक है। हर बच्चे को हाँ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए आप लोगों को, कोई दोहराए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है किसी बच्चे की बचपन जस्ट एक सहाय करता है, क्योंकि ये विंग भी जानता है एक बच्चे का बचपन अगर चला गया कभी वापस नहीं आता। उस बचपने में अगर हम बचपन एंजॉय ना कर पाए, ट्रॉमा में रहा, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी भी वो इंसान बचपन से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ख़त्म है। वो जानता है कि जिंदगी में अगर उसने गलती की है तो उसे सज़ा मिलेगी, और उसे ये सज़ा मिलेगी उसकी जान दे के। वो जानता है कि ये सारी चीज़ों से बहुत ही इम्प्रॉपर वे में सिखाया जा रहा है। अगर उसकी एक गलती होगी तो उसकी जान जा सकती है। तो एक पहला मिशन विंग का, जब वो 17 साल का था, उसका पहला मिशन एक 17 साल के ओमेगा बच्चे के ऊपर एक मिशन डाल दिया था मास्टर शू ने, और विंग ने उसे बहुत ही बखूबी में निभाया भी था। अपनी जान को दांव में लगा के उसने वो सक्सेस हासिल की। लेकिन मास्टर शू के बेटा जो अभी मतलब क्या बोलते थे 22-23 साल का है, उसने विंग की जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया था और मैसअप कर दिया था। विंग ने वो सारे कवर किए थे, लेकिन कवर करने के बाद भी सबकी आंखों में ये पता चल गया था कि कौन काबिल है और कौन नाकारा। किसी देखे फील्ड में काम हो सकता है, मेन काम हो सकता है, और किसी देखे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद से मास्टर शू के बेटे को, बायोलॉजिकल बेटे को कोई भी मिशन नहीं मिला, क्योंकि
जो एक थोड़ा सा काम था मास्टर शो के बेटे ने उसे भी मिस्टअप कर दिया। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी आंखों को खोलता है। उसने एक मिशन कंप्लीट किया था हॉस्पिटल बेड में जाके। पूरे 15-20 दिन तक वो सिर्फ हॉस्पिटल के बेड में सोया रहा है। फिर भी मास्टर शो उसे एक बार मिलने आए थे और उसे बोला था तुम्हें और एक देखो कि एक और मिशन पे जाना है। कोई इमोशनली अटैचमेंट ना मास्टर शो के साथ उसकी थी ना भी है। उसने बहुत ही ग्रेटिट्यूड शो किया है मास्टर शो को। मास्टर शो की जिंदगी में वो इंसान है जिस इंसानों ने उसे जीने का मकसद दिया, वो कंट्री को सर्व कर पाए, वो ताकत दी, ट्रेनिंग दी। वो उस इंसान को कोई गलत नहीं बोल सकता, ना गलत सोच सकता है, ना ये समझ सकता है कि हर एक चीज का सही अंत हो या ना हो, क्या जानना है क्या नहीं जानना है ये बोलना पड़ेगा। तो वहाँ पे वीना जब ये सारी चीजें सोचते सोचते वो सो जाता है और वहाँ पे वांग जी दरवाजा खोल के वीन के कमरे के अंदर आता है और बोलता है मुझे पता है उसने तुम्हारे दिमाग को मॉडिफाई किया है, मैं जानता हूँ तुम कितने ज्यादा टूट गए हो वीन। हमें पता है आशिन आइंग तुम्हें कैसे उसने अपनी बेरेनुश करके अपने पास रखा है। उसने अंकल से बदला लेने के चक्कर में तुम्हारा बचपन, हमारा बचपन सब छीन लिया वीन। मैं जानता हूँ हम गलत थे, हमें तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं। अपनी जिंदगी को हर वक्त इस डेंजर में बिताओगे। मैं तुम्हारे लिए वो बना जो मैं बनना नहीं चाहता था। मैं कभी भी वो बनना नहीं चाहता था जो ना भी हो वीन। ये तुम्हें भी पता है, तुम्हारा दिल जानता है, तुम मुझे पहचानते हो, तुम्हारा दिल पहचानता है, लेकिन तुम अपने दिमाग को कह रहे हो मत पहचानने के लिए। क्यों वीन? एक बार मुझे पहचान लो, एक बार अपने अजान को पहचान लो, एक बार अपने अजान की बाहों में आ जाओ। तुम्हारा अजान तुम्हारा इंतजार करता है हमेशा। तो वहाँ पे वांग जी का फोन रिंग होता है। वांग जी फोन उठाता है, बोलता है हाँ ब्रदर। तो बोलता है हमें एक मीटिंग पे जाना होगा भी वांग जी। तो वीन की तरफ वांग जी देखिए बोलता है मेरा जाना जरूरी है। तो बोलता है हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें वो सारी चीजें। तो वहाँ पे वीन बोलता है मैं समझ गया, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा, अब सारी चीजों को तैयार करके रख देना, ठीक है। तो वहाँ पे लंचन फोन कर देते हैं और वीन की तरफ वांग जी वीन की तरफ देख के बोलते हैं हनी बेबी मैं मंचिक मैं लिटिल चिक, तुम सो, तुम्हारे जिंदगी को जिन जिन लोगों ने हराम किया है ना उनको ठिकाने लगा के आता हूँ, ठीक है, और तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। ऐसे बोल के वीन के लिप पे वांग जी किस करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीन अपनी आंखें खोलता है। उसने कुछ भी नहीं सुना क्योंकि वो अभी उठा है। वो सिर्फ वांग जी की हार्मोन्स को इनहेल करके वो उठा और उसे बहुत सुकून मिला, बहुत ज्यादा सुकून। उसे पता नहीं क्यों ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। वांग जी उसके लिए जो फील करता है उसको पैम्पर करता है ना, पता नहीं क्यों उसे छोटी छोटी वांग जी की चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी ये सारी चीजें भूल नहीं पाएगा। तो वहाँ पे वीन वांग जी के जाते हुए देख रहा था। वीन जानता है वो चाह कर भी ये सारी चीजों को रोक नहीं सकता। वो जानता है कि उसे ये सारी चीजें अभी भी रोकनी नहीं है। वो जानता है कि वांग जी कुछ तो छुपा रहा है उससे, बहुत कुछ, और उन सारी चीजों को जानना है उसे। कि सच में विंग को उसकी फैमिली नहीं चाहती थी। पहली बार विंग को अपने मास्टर शो पे यकीन नहीं हो रहा था
क्योंकि मास्टर शू ने बोला था कि कभी भी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। और मास्टर शू ने उसे खुद ड्रग्स दिए हैं और उसके खून में वो ड्रग्स खो गए हैं। क्या 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 है, क्या सच्चाई है, वो खुद नहीं जानता, वो जानना भी नहीं चाहता। पता नहीं क्यों उसे बहुत डर लग रहा है कि अगर उसने सच्चाई जानी तो शायद वो सहन नहीं कर सकता। विंग की आंखों में आंसू थे, पहली बार विंग की आंखों में आंसू सच में दर्द के थे, अपने दर्द के थे। वो रोना चाहता था, वो बोलना चाहता है कि हाँ, वो जानता है कि उसे सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्यों है, वो क्या स्लीपर सेल्स है या फिर एक एजेंट है, क्या है, क्या वो एक वेपन है या फिर एक शील्ड, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। वो जानता है कि वो अपने आप को कंफ्यूज करवा रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। वो जानता है कि अपनी लाइफ को अगर उसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी तो वो चाहकर भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वांग जी की तरफ विंग देख रहा था और वहाँ पे एक सर्वेंट आता है, बोलता है मास्टर क्या आपको कुछ चाहिए? तो विंग ने अपना सर नामे कर दिया। तो उसी तरह से वांग जी एक क्लब में था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। मिलर में ओमेगा लेडीज, ओमेगा बॉयज नाच रहे थे और सारे लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, बहुत कुछ ले रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है क्या? तो वहाँ पे एक इंसान बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा दिमाग थोड़ी ख़राब है कि हम लान वांग जी द माफिया किंग को इसलिए बुलाएंगे। अपनी जो चीज़ें कही थी वो चीज़ें हो चुकी है और आपके डील के अकॉर्डिंग आपको जो देना था हमें वो देंगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि आज ही देना पड़ेगा क्या? तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है अब जब चाहे दे नहीं सकते, आपने प्रॉमिस किया था, अब हाथों हाथ सारी चीज़ें देंगे हमें। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, एक स्मोक करके बोलता है मैंने जो कहा था वो सारी चीज़ें तुमने की है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है हाँ। तो बोलता है ओके देन, अगर तुमने अपना प्रॉमिस रखा है तो मैं भी अपना प्रॉमिस रखूँगा। मैं कभी भी मतलब अपने ज़बान के खिलाफ नहीं जाता। इस धंधे में, इस बिजनेस में हमेशा से ज़बान की बहुत ही ज़्यादा कीमत रही है। अगर किसी ने भी अपनी ज़बान का कीमत नहीं रखा तो वो यहाँ पे कभी भी मतलब बिजनेस नहीं कर सकता। और वांग जी बोलता है कब शिपिंग का रवानी है बता देना, क्या तुम इसलिए मुझे बुलाया है? तो बोलता है ना, आपको कुछ और भी देना है। तो वहाँ पे एक फाइल थी और वो इंसान वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है आई होप आपको अच्छा लगेगा ये। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छी चीज़ लाओगे तो अच्छा लग सकता है, बुरी चीज़ लाओगे तो बुरा लग सकता है। तो बोलता है वांग जी होता है क्या यह इसमें जहर है, क्या मैं इस चीज़ को इनहेल करूँगा? तो वहाँ पे ईशी चैन बोलते हैं वांग जी। तो वह बोलते सॉरी भाई और वो हंसने लगता है। वो एक दफे से स्माइली के सामने देख के बोलता है आपको क्या लगता है कि आप मुझे कोई भी कुछ भी बता सकते हैं? तो वहाँ पे ना वांग जी उठता है और उसके सामने गन पॉइंट करता है एकदम मिडल में सर के और बोलता है क्या आप मरना चाहते हो? तो वो इंसान बोलता है मैं मरो जी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है छीनने के लिए वांग जी। आई एम ग्लैड कि तुम्हारे से छीनना बहुत ही ज़्यादा ही एक कंफर्टेबल होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सपने देखना अच्छा है,
सपने देखना अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि अगर सपना टूटेगा तो बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा, जिस दर्द को तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है मैं सहन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, दैट इज़ नॉट मैटर। तो बोलता है यस इट वॉज मैटर। तो नवांग जी उसके घुटने पे गोली मारता है। सब लोग वहाँ पे शॉक्ड हो गए थे। फिर वांग जी सबके सामने मतलब सबको देखे बोलता है व्हाट, तुम लोगों को क्या भी इनविटेशन दो, जो कर रहा था वो कंटिन्यू करो, अगर मुझे डिस्टर्ब किया ना तो आई प्रॉमिस बहुत गंदा होगा। ऐसा बोल के वो उस इंसान की छाती पे गोली मार देता है। वो इंसान मर चुका था और दूसरी तरफ से उसके पार्टनर की तो हालत टाइट हो गई थी। तो उसका पार्टनर बोलता है मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। जब उसकी नींद खत्म मतलब नहीं थी तो वो मैंने नहीं किया है, मैंने सारी चीज़ें बहुत पहले ही सही कर दी थी। आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत चीज़ें नहीं गई है, मैंने सारी चीज़ें ठीक करके रखा था, मैंने आपको रिसीव नहीं किया है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे थे, और आइंदा से अगर कभी भी मेरे से ऐसे डिसीव करने की, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो आई स्वेयर कि तुम लोगों को बहुत खराब पनिशमेंट मिलेगी। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं सारी चीज़ों को जानने और पहचानने के अलावा कभी कुछ नहीं करता, और अगर कोई भी मुझे बेवजह उंगली करता है तो मैं उसकी उंगली तोड़ देता हूँ। कभी कभी उंगली उखाड़ देता हूँ, कभी कभी तो वो इंसान ही उखाड़ देता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आता। तुम लोगों को पता है, फिर भी मुझे ऐसे डिसीव करते हो क्यों? मज़ा आता है कि मरने का शौक है मेरे हाथों में। तो वो इंसान बोलता है नहीं ये ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो बोलता है क्या चाहते हो फिर तुम, क्या बताओगे? What do you want? What do you need? Just tell me. I can fulfill your wish. तो बोलता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी हंसता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है माफिया किंग की पोजीशन में बैठना? कोई भी आता है कुछ भी करके चला जाता है, वो जानता है कि क्या है क्या नहीं, हर कोई सिर्फ और सिर्फ मतलब ही है, मतलब के अलावा किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। हर कोई सिर्फ मेरे साथ मतलब के लिए नहीं होता, अपनी चीज़ों को पाने के लिए भी होता है। अगर दोबारा कहीं ऐसा हुआ ना तो आई प्रॉमिस जिंदा नहीं बचोगे। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा किंग, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है ओके ठीक है, अच्छा एक मौका तुझे भी दिया, सबको एक मौका मिलना चाहिए, तुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन तुझे मौका एक शर्त पे मिलेगा, मुझे तेरे से कुछ चाहिए। तो बोलता है जी किंग आपको क्या चाहिए? तो बोलता है मुझे चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन और तो ला के दे सकता है मुझे। तो बोलता है क्या चाहिए आप बताइए, मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। तो बोलता है हाँ मास्टर शुभ। तो वहाँ पे वो इंसान चुप हो जाता है, बोलता है कि आप सच में चाहते हैं? तो बोलता है अगर नहीं चाहता तो तुझे बोलता क्यों? तो बोलता है हाँ ये बात भी सही है, लेकिन अगर मास्टर शो को पता चल गया। तो बोलता है हाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ मास्टर शो के अडॉप्टेड बेटे यूशन इलन बैट्रिक के बारे में जानना है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है सर मुझे थोड़ा बहुत पता है, जो पता है मैं अभी बता देता हूँ आपको कि वो उसे अपने बेटे की रेप्लिका बनाना चाहते हैं और उसको काम पे लगा के उसकी सारी अचीवमेंट अपने बेटे के नाम करवाना चाहते हैं, लाइक दैट, ऐसा है उनका नेचर। तो बोलते हैं व्हाट?
मैं ऐसा नहीं जानता था। तो बोलता है हाँ, वो चाहते थे कि उनके बेटे का मतलब नाम बने, लेकिन उनका बेटा एक नंबर का नालायक निकला। उसे कभी भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। वो एक नंबर का गधा है। अगर सारी चीजें उसके सामने भी होंगी, अगर आप उंगली दिखा भी दोगे ना, उसे फिर भी समझ नहीं आएगा। वो इतना ज्यादा मतलब कमजोर है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता मतलब समझा नहीं, क्या वो डम है? तो बोलता नहीं, उसे ये सारी चीजें नहीं करनी, वो सब पार्टीज करनी है, यहाँ पे घूमना है, वहाँ पे घूमना है, वो अय्याश टाइप है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओह, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि मास्टर शू का हाँ बायोलॉजिकल सन उनके जैसा ही होगा, बहुत डिटरमाइंड, सब लोगों को, सारे दुश्मनों को खत्म करने वाला, देश के लिए जान देने वाला। तो वो इंसान होता है मास्टर शू जैसा हिपोक्रेट इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। देखने में लगता है कि वो कितना मंद शांत आदमी है, लेकिन अंदर से वो उतना ही काला, उतना ही खिलौना, उतना ही बेकार इंसान है। जिस बेकार इंसान को कभी कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहेगा, हर कोई सिर्फ अपने से दूर ही रखना चाहेगा। कोई भी लिटरली ये सारी चीजें मतलब नहीं बोल पाएगा, अंदर की बात है ये। सारे मतलब जो सीनियर्स मास्टर है, वो मास्टर शू से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि उनकी बेटे की गलती की वजह से शायद किसी को जान गंवानी पड़ी है, मतलब किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को, और मास्टर शू के बेटे को वो लोग निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे मास्टर शू वो मतलब अपने हार को कभी मान नहीं सकते। वो अपने बेटे को प्रूव करवाना चाहते कि उनका बेटा भी काम का है। वांग जी मास्टर शू के पूरी डाटा कलेक्ट कर रहा था, और वांग जी जानता है कि कहाँ पे कौन सी बात बोलने से क्या अचीव हो सकता है और क्या करने से क्या अचीव हो सकता है। वो ऐसे ही माफिया किंग नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें डाटा में कलेक्ट चाहिए। आई होप ये कलेक्ट करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो वहाँ पे वो इंसान अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि शो सिंह एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने भी सारे मास्टर, जितने भी सारे डिसिपल्स काम करते हैं, जो कंट्री को इनर से प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ट्रेडिशन में मानते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ही ओल्ड जनरेशन्स के हैं और अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ही स्ट्रांगली मतलब क्या बोलते हैं, काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब कैसे लाएगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है। तो वो इंसान चुप हो जाता है और बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, प्रॉमिस करूँगा तो मुझे लाके देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बोल सकता हूँ, जितना भी मेरे हाथ में होगा उतना मैं आपको ला के दे सकता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है इनफ, अभी बहुत टाइम हो गया, यहाँ से निकलना पड़ेगा, थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस आके रेड मारने वाली है, निकलो। ऐसा बोलते ही वांग जी लैन शिचन वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेके, और वो इंसान वो अपने पार्टनर की तरफ देख के बोलता है गधे, मैंने मना किया था, लैन वांग जी से पंगा मत ले। लैन वांग जी को अगर तूने कुछ भी किया कहा तो लैन वांग जी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और देख वैसे ही हुआ, तू एक डम है और डम ही रह गया। जिंदा रहते हुए तो कोई काम का नहीं था, अभी मरने के बाद भी कोई काम का नहीं है, गधा कहीं का। ऐसा बोल के वो से भाग जाता है वो इंसान के भागने के बाद वहाँ पे अचानक से पुलिस का रेड पड़ता है, और पुलिस मतलब कुछ भी ट्रेसेस नहीं मिलता कि यहाँ पे क्या हुआ, ये इंसान कैसे मरा, कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो वहाँ पे मास्टर शू बोलते हैं डैम इट लैन वांग जी,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैंस को बर्बाद अगर मैंने नहीं किया तो मेरा नाम भी शू नहीं। ऐसे बोल के मास्टर शू उससे गुस्से से चले जाते हैं पीछे से, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते। मास्टर शू अपने घर आते हैं। अपने घर आने के बाद वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ही वो अपसेट थे, क्योंकि उनके बेटे की मतलब एक गलती की वजह से उनका अडॉप्टेड सन, जो उनके लिए इतना प्राइड लाता था, इतना सब कुछ करता था, वो सारी चीज़ें वो खो चुके हैं। और ऑफ कोर्स देयर सो मेनी थिंग्स सो रॉन्ग उनके बेटे ने किया, और विंग ने उसे ढका है, अपनी मतलब नाम में उसकी गलती को ढक दिया है। तो अभी मास्टर शू के बेटे को बचाने के लिए कोई भी नहीं है। अभी तक वो इतनी तसल्ली से इसीलिए रह पा रहे थे। अगर उन्हें कुछ हो ही जाता है तो वह विंग है उसे बचाने के लिए, लेकिन विंग की मौत का कारण ही उनका बेटा खुद निकल गया। वो समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है कि वाई वो ये सारी चीज़ें कैसे करे, कैसे समझाए, कैसे बोले। हर एक चीज़ का सही समय या फिर सारी चीज़ें करने के बाद भी कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें ऐसे क्यों है? तो वहाँ पे ना मास्टर शू अपने बेटे के पास जाते हैं और धड़ाधड़ थप्पड़ मारने लगते हैं। थप्पड़ मारते मारते बोलते हैं, तुम हमेशा से फेलियर रहे हो, तुम मेरे लिए कभी भी प्राइड नहीं ला पाए, गर्व नहीं करवा पाए अपने के ऊपर। जो करवाता था उसे भी तुम्हारी गलती की वजह से मरना पड़ा। तो वहाँ पे मास्टर शू की वाइफ मिसेस शू आती है और बोलती है गलती हो गई उससे। तो बोलते एक गलती कितनी बार दोहराएगा? जिस मिशन पे इसे कुछ भी करने के लिए दिया गया है, किसी के साथ जोड़ के ना जोड़ के, ये हमेशा से दूसरों की मौत का कारण नहीं क्यों बनता है कि थोड़ा सा भी। तो वहाँ पे मास्टर शू पहुँच हो जाते हैं और बोलते हैं फॉरगेट इट। जिस इंसान को मैंने मतलब ठीक से कल्टिवेट ही नहीं किया है, तुम उसके ऊपर ऐसे सट्टे कैसे लगा सकते हो, ऐसे यकीन कैसे कर सकते हो? तुमने जैसे विंग को ट्रेनिंग दी है, क्या तुमने हमारे बेटे को ट्रेनिंग दी है? मिसेस शू चिल्ला के बोलती है मिस्टर शू के ऊपर। और वहाँ पे शू शिंग वो बोलता है, फादर आप मुझे क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं? मैंने क्या किया है? तो बोलते हैं क्या किया है तुमने? आर यू सीरियस? हाँ शू शिन, तुम्हें तुम्हारे नाम के आगे शू लगा है, इसीलिए तुम अभी तक टिके हुए हो, वरना कब खत्म हो जाते। तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ कर सको। तो वहाँ पे शू शिंग ना वहाँ पे अपना सर नीचे कर लेता है। शू शिंग बोलता है ऐसा बात नहीं है फादर, आप गलत समझ रहे हो। तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या समझ रहा हूँ, तुमने ये सारी चीज़ें करके बहुत गलती की है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इट इज़ सो रॉन्ग। तुमने हर एक चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं किया, तुमने हमेशा से गलत ही किया है, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम हमेशा से ही ये सारी चीज़ें गलत करते आए हो, क्यों? वाई यू डूइंग सो रॉन्ग थिंग? तो वहाँ पे शू शिंग बोलता है फादर आप हमेशा से मुझे बिना समझाए, बिना कुछ प्रिपेयर किए हुए आप फील्ड में भेज देते हो। मैं इतना ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि जब जैसी सिचुएशन होगी मैं उस रंग में रंग जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, मैं खुद मानता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, फिर भी आप नहीं सुनते हो। आपको सिर्फ जोर ज़बरदस्ती करके अपनी चीज़ों को मुझ पे थोपना है। आपने कभी भी मेरी या फिर
आप जिसके नाम का इतना गुणगान गाते उसकी फीलिंग्स की भी कदर नहीं की। आपने उसे ड्रग्स दिए। फादर, आपको पता है वो एक ओमेगा है, उसकी बॉडी ज़्यादा देर तक वैसे भी जिंदा नहीं रहता, वो आपके ड्रग्स के कारण वो मर जाता। ऐसा बोलते ही मिस्टर शू शैंग के ऊपर फिर से हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने के बाद बोलते हैं, तुम तो वहाँ पे मिसेस शू बोलते हैं, तुमने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद तो की, तुमने उस बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं उस बच्चे को ऐसे क्यों ट्रीट करती थी पता है? मैं उसे अपने पास क्यों नहीं रखती थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इमोशंस उसके लिए बढ़े। मुझे पता है तुम जैसे सेल्फिश इंसान के साथ अगर वो रहेगा तो उसकी जान जानी ही जानी है। मैंने इसीलिए उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं की, मैंने उससे इमोशनली अटैच नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे हीट के कारण, अपनी लालसा के कारण तुमने तो हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की ही की है और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। उसके पेरेंट्स अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं और तुमने उससे झूठ बोला कि उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट फेंक दिया है। और तुम कितने सेल्फिश इंसान हो। मुझे तुमसे नफरत होती है। सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती अपने बेटे के कारण, वरना मैंने कब का तुम्हें छोड़ दिया होता। ऐसा बोल के मिसेस सू अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मेरे बेटे को पॉइंट आउट करने से पहले, गलती ढूंढने से पहले अपनी गलतियों को उंगली डाल के देख लो कि तुम कितने ज़्यादा गलत हो, तुम कितने ज़्यादा ग्रीडी हो, तुम कितने लालची इंसान हो। तुम्हारे लालच के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितनी जिंदगियों की जान चली गई, एक ग्रीडी के कारण, एक लालसा के कारण। तुम जिन लोगों से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कि तुम बोल रहे हो कि वो गलत है, गलत वो नहीं थे, गलत तुम थी। तुम्हारी वजह से वो लोग कितने ज़्यादा सफ़र किए हैं, तुम लोगों को क्या पता। तो वहाँ पे वींग अपनी आंखों को खोल के देखते हैं। वांग जी की बाहों में है वो। वांग जी उसे बाहर लेके आया था। तो वहाँ पे वींग बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो वहाँ पे वींग को वांग जी किस करता है, बोलता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वहाँ पे वींग बोलता है, बहुत गंदा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। ऐसे बोल के वींग के कानों के पीछे उसके हेयर को टक करता है। तो वहाँ पे वींग बोलता है, देखो वांग जी, तुम गलत कर रहे हो ये। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं गलत करूँ, सही करूँ, जो करना है वो करो, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। I love you. I can't live without you. You know how much I love you. तो वहाँ पे वींग ना कुछ भी नहीं कहता। वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस क्लब में, तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वींग और वांग जी का पहला मीटअप। मास्टर शू ने वांग जी के ऊपर नज़र रखने के लिए मास्टर लान वांग जी, जो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जिनके पैरों के नीचे पूरी की पूरी बिजनेस इंडस्ट्री है, या फिर कह लो जैसे भी बिजनेस हो, सिनेमैटिक्स, वर्चुअल्स, जो कह लो, कंट्रोवर्शियल, सारी चीज़ें वांग जी के पैरों के नीचे है। और वांग जी ये सारी चीज़ें बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ही जानता है, और ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा ही, एक होता है ना कि लोग जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वांग जी एक क्लब गया था अपने दोस्तों के साथ। हाँ, लान वांग जी के भी दोस्त हैं, उनके साथ मिल के क्लब गया था और वहाँ पे बैठा हुआ था। तो अचानक से वहाँ पे किसी क्यूट से 20 साल के ओमेगा की एंट्री होती है। वो ओमेगा दिखने में जितना खूबसूरत
और प्योर नजर आता है और उसकी आंखें उतनी ही शार्प, लोगों के अंदर तक देखने का जज्बा रखती है। ऐसे लग रहा है कि उस ओमेगा को किसी की कोई परी ही नहीं है। वो अपने धुन में नाचा जा, वो नशे में है दिख रहा है। लेकिन अगर लैन वांगजी माफिया किंग ना होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि ये इंसान कितना शातिर है। नशे में भी वो क्या कर रहा है ये अच्छे से देख रहा है। तो वहाँ पे विंग मतलब ऐसे नशे में धुत वांगजी की बाहों में गिर जाता है। वांगजी ने उसे पकड़ भी लिया था क्योंकि उसे ये ओमेगा चाहिए था। ये ओमेगा के गालों को पकड़ के वांगजी बोलता है, हे ओमेगा वर्क, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, वो दलान वांगजी जिसे कभी भी कोई ओमेगा का टच पसंद नहीं आता, अभी उस ओमेगा को अपनी बाहों में लेके उसे उठा रहा है। सो हार्ट टचिंग। और वहाँ पे बैन मतलब क्या बोलते हैं वो क्या होता है वांग जिशन बोलते वांगजी उसे छोड़ो। वो उठा के फेंकने वाली थी तो वांगजी दोबारा से विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। वांगजी जब उसके फोटो के नीचे का दिल देखता है ना मोल, तो वो बोलता है फाइनली यू आर मी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ऐसे बोल के वांगजी विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलते वांग जिशन, अपने बिजनेस से काम रखो। अगर मेरे बिजनेस में टांग अड़ाओगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। अगर मैं गंदे पे मतलब गंद करने में निकल आया ना तो बहुत गंदा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। और मेरे मैटर्स में बोलना बंद करो। यू आर नॉट माई फियांसे, नॉट माई गर्लफ्रेंड, नॉट माई वाइफ। तो स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट यू डेयर टू पुश योर लेग फॉर विद मी। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते वो मर चुका है, तुम क्यों नहीं मान लेते? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, अगर वो मर चुका है तो मर चुका है, तो फिर मैं किसी और को ढूंढूंगा, तुम्हें नहीं, तुम जैसे घटिया इंसान को नहीं। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, मुझे एक मौका नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं, तुम्हें कभी भी कोई मौका नहीं मिल सकता। तुम जैसे घटिया इंसान को कोई मौका नहीं मिल सकता। तुम इतनी घटिया हो जिस घटियापन में मुझे सिर्फ वॉमिट आता है, मुझे सिर्फ वॉमिट आता है तुम्हें देखते ही। तो वहाँ पे ना जब वांगजी विंग को लेके अपने प्राइवेट रूम में आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे होके रहोगे? तुम्हें कभी भी मुझसे अलग कोई नहीं कर पाएगा। विभूषण, हनी ट्रैप में फंसने की बारी इस बार तुम्हारी है। मैं चाहता था कि तुम खुद चल के आओ। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है अपने सामने। हनी ट्रैप, रियली विंग, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हनी ट्रैप में फंसा सकते हो? हाँ, फंसा सकते हो। तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। आई लव यू। ऐसा बोल के विंग के लिप पे वांगजी किस करता है और बोलता है, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। और दूसरी तरफ से विभूषण जो ड्रग्स के नशे में टुन होके अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था, उसे समझ नहीं आया। सुबह उठते ही जब उसने आंखें खोली तो वो एक स्ट्रेंज जगह पे था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे एक होटल के कमरे में होना चाहिए, लेकिन इसे देख के कोई होटल वाला कमरा नजर नहीं आ रहा है। इसे देख के एक मतलब होम होता है ना, कि एक मैंशन लाइक दैट फील हो रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था, वो जान रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने सर को पकड़े बोलते हैं, ओह हेड, मेरा हेड, ओह मेरा दर्द हो रहा है। ऐसा बोल के अपने हेड को वो शेक कर रहा था। तो वहाँ पे वांगजी विंग का सर पकड़ लेता है और बोलता है, डोंट डू दैट, और ज़्यादा दर्द करेगा। तो विंग ना शॉक्ड हो गया था
फिर वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। हाँ, पहली बार कोई अल्फा ऐसे एक ओमेगा के पास आता है, कितना भी टफ हो जाए ओमेगा, लेकिन वो एक ओमेगा ही है, तो उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगना मतलब एक नॉर्मल बात है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा दूर जाता है और वांग जी एक गर्ल से स्माइल देता है और बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है किस बात की? तो बोलता है तुमने मेरी इज्जत लूटी है। तो वहाँ पे वांग जी के गर्दन में इतनी सारे लब्बड़ थे ना, जस्ट दिख रहे थे, वो शो रहे थे कि किसी ने बहुत गंदे तरीके से बाइट किया है। सच में विंग ने ही बाइट किया है। विंग को जब बहुत गंदे तरीके से नशा चढ़ गया था ना, वांग जी को उसने बहुत काटा था और बोला था मुझे इतना गुस्सा दिलाया, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ अटेंशन पाने की, अटेंशन नहीं दिया मुझे, ये तू कौन है? इसे बोल के वांग जी को बहुत काटा था, विंग ने पनिश किया था। और वांग जी ने बिना कंप्लेंट किए उसने सारी चीज़ें बेर की। वांग जी जानता है विंग कितना इम्पल्सिव हो जाता है जब उसे कोई चीज़ नहीं दी जाती है, तो वो जानता है कि विंग कितना ज़्यादा ही होता है ना, इम्पल्सिव हो गया है। तो वहाँ पे वांग जी को बहुत अच्छा लगा उसके ओमेगा की बाइट करना। तो वहाँ पे विंग बोलता है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है ओह तुम ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर वयोशन। तो बोलता है और मीन, तो बोलता है तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, कोई भी ऐरा गहरा मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो विंग अपना सर हाथ पे मार के बोलता है मैं ओमेगा हूँ, यू आर अल्फा, मुझे बोलना चाहिए, तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम मेरी लाइन को चुरा रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम जो सोचना है वो सोच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ने के अलाउ नहीं हो। तो वहाँ पे वो विंग बोलता है ये क्या दादागिरी है? तो बोलते हैं जैसे भी है, तुम्हें मेरे पास ही रहना है तो है। तो वांग जी की पॉजिटिवनेस और एक ये ऐसी चीज़ों को देख के विंग को पहले खुशी होती है कि अच्छा ठीक है वांग जी उसके ट्रैप में फंस गया है। उसे क्या पता था कि वो माफिया किंग के हनी ट्रैप में फंस गया है, जो वो हनी ट्रैप लैन वांग जी को बताना चाहता था। लैन वांग जी ने हनी ट्रैप वी वुशन के ऊपर फेंक दिया है। वी वुशन ये समझ भी नहीं पा रहा है और वहाँ पे विंग अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही शाबाशी दे रहा था कि कितनी ज़्यादा खुश, मतलब वो कितना ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, ये सारी चीज़ें समझने के भी काबिल है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो जितना कुछ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही है। वो इतनी जल्दी सक्सेस उसको मिल जाएगी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि उसे पता है लैन वांग जी मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही एक टफ इंसान है। बहुत बार लैन वांग जी के लिए हनी ट्रैप फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक बड़े बहुत सारे जो ओमेगास है बहुत ही ज़्यादा काबिल है, विंग से भी काबिल ओमेगास है, जिन लोगों ने बहुत कोशिश की है लैन वांग जी को हनी ट्रैप में फंसाने की, लेकिन उन लोगों ने मतलब सिर्फ कोशिश ही कर लिया, उनको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि लैन वांग जी बहुत ही ज़्यादा टफ नट क्रैक है। उसे क्रैक करना इतना आसान नहीं है, इतना टफ बट कि कोई भी टूट सकता है। तो वहाँ पे वांग जी नहीं टूटा और अभी तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा, उसके लिए तो सोने पे सुहागा ही हो गया, विंग मन में बोल रहा था। और वांग जी मन में बोल रहा था जितना सोचना है सोच लो, जो करना है कर लो, तुम जैसे सोचो वैसा ही होगा, तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे ना, मैं तुम्हें अपने से अलग करूँगा। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम जाकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा।
I love you. I can't live without you. You are mine. You are always mine. ऐसा बोल के वांगजी मन में बोलता है और वांगजी विंग को गोद में लेके बोलता है लेट्स गो लेट्स टेक अ शावर। तो विंग बोलता है नो 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 डोंट डू दैट, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी शावर नहीं लेना, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। तो बोलता है हे यू कैन डू दिस टू मी। तो बोलता है यस आई कैन डू एनीथिंग विद यू, यू आर सो अननोइंग एंड डिस्गस्टिंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी बोलता है व्हाट आर यू सेइंग। तो बोलता है तुम बहुत चिपको हो, मुझसे दूर रहो। तो बोलता है क्यों रहूं। वांगजी ने विंग को अपने चेस्ट में और लगा लिया और बोला देखो विभूषण लैंड विभूषण, तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारी चीज़ों की लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा चिपको हो, मुझे छोड़ो, मुझे ऐसे परेशान मत करो, मैं नहीं चाहता। तो बोलता है तुम नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, क्या हुआ। तो बोलता है मेरे को परेशान मत करो, मेरे सर दुख रहा है। तो वांगजी बोलता है सॉरी जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे क्लोज नहीं है, मैं क्या पहनूंगा, ये पहनने के बाद मैं इसे वापस नहीं पहन सकता। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है वहाँ पे क्लोजेट पे जाओ, क्लोजेट है तुम्हारे वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग जब वॉशरूम से नहा धो के बाहर आता है, क्लोजेट के अंदर जाता है, विंग शॉक्ड हो जाता है। एवरी सिंगल क्लोथिंग वहाँ पे थी, एक ओमेगा की हर एक ज़रूरत की चीज़ थी, मेकअप कह लो, जो करना है कह लो, सब कुछ था वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग ने मतलब आगे फाड़ के देखा, तो उसने सोचा कि कुछ तो उसके साइज़ का ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन विंग ने जिस चीज़ पे हाथ रखा है सारी उसकी साइज़ की थी। शॉकिंग बात सबसे ज़्यादा विंग के लिए ये थी कि स्लीपर्स भी, एवन शूज़, बैग्स उसके टेस्ट के थे, उसे भी नहीं पता कि उसे ये सारी चीज़ें पसंद है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट शू पहनता है, उसको एक स्नीकर्स पहनता है, उसे परफेक्टली फिट आता है, वो एक शॉर्ट पहनता है और एक क्या बोलते हैं एक शॉर्ट जीन्स पहनता है जो लड़कियाँ पहनती है ना, ठीक वैसे ही इमेजिन करना कि विंग ने पहना है शॉर्ट लेडीज जीन्स एंड एक टी शर्ट जो उसकी साइज़ का परफेक्टली है, और विंग ने अपने हेयर को टाई किया है। तो वहाँ पे विंग ने जस्ट अपने आप को देखता है कि उसे ऐसे कपड़े भी सूट होते हैं, उसने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं एंड ऐसे नॉर्मली उसने हनी ट्रैप के लिए बहुत बार सेक्सी लॉन्ग ड्रेसेस पहनी है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, लेकिन कभी भी रेगुलर बेसिस पे नहीं पहना है। उसने हमेशा से जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड शर्ट्स पहने हैं, कभी भी ऐसे उसने खुद को सजाया नहीं है। उसे ऐसा आता है, सब कुछ आता है, उसे सजना संवरना सब आता है, लेकिन कभी भी उसने सजा नहीं है खुद को ऐसे नॉर्मली। तो वहाँ पे भी ना गहरी से थोड़े बहुत लिप बाम थोड़ा सा स्किन केयर करके बाहर आता है। विंग बाहर आने के बाद वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, उसे बहुत सुकून मिल रहा था, उसे इतना सुकून मिल रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक हेवन में है, फीलिंग हेवन लाइक दैट। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे जाने दो। तो बोलता है नो यू कैन लीव मी लाइक दैट, तुम्हें फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लेनी पड़ेगी, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम ऐसे चिपको क्यों हो रहे हो, लीव ना। तो बोलता है नो आई नेवर लीव यू, यू जस्ट डिजर्व मी। ऐसा बोलते ही वो दोनों अपने सारे थॉट से बाहर आते हैं, फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हम क्या हो रहा है। विंग खुद समझ नहीं पा रहा है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है, वो जानता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसे ये क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो वांगजी से दूर जाना भी नहीं चाहता, पास रहना चाहता है,
अब दूर भी जाना चाहता है, वो खुद कंफ्यूज है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे ठंड लग गई है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना मेरी स्नीजिंग्स को। बहुत मुश्किल से मैं अभी शूट कर रही हूँ गाइस, मुझे 300 लाइक और 200 कमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। दिया करो यार, है पहला साल है, पहला महीना है, तो प्लीज़ दिया करो। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और नया साल आपको बहुत अच्छा बीते। आई लव यू। जैसा आप लोगों को पता ही है, मैं अपने पुराने सारे वीडियोस को रिपोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं। मैं खुद ही ढूंढ नहीं पाती हूँ मैं मुझे क्या देखना है, तो इसलिए ना मैं पुराने वालों को मतलब रिपोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आई होप आप लोगों को ये मेरा मतलब काम अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। और मुझे भी बहुत परेशानी है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, मुझे पढ़ना भी है, और मैं नई कोई फ़ैन फिक्शन ना मतलब 1 शॉट्स 2 शॉट नहीं डाल पाऊँगी न्यू। मेरे पास बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, और ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करी हूँ, न्यू वीडियोस मैं हमेशा से रेगुलर 1 वीडियो 9 बजे, सुबह के 9 बजे मैं पोस्ट कर देती हूँ। जब भी मुझे मतलब कोई इमरजेंसी हो तो मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, लेकिन वरना मैं हर रोज़ एक न्यू फ़ैन फिक्शन मेरा पोस्ट होता है, ये वो देखना ज़रूर गाइस, नए हो